गुड मॉर्निंग ऑल। वस्त्र विज्ञान के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद अब बात आती है वस्त्रों की साफ सफाई की। और जैसा कि आप जानते हैं, चाहे पहनने वाले वस्त्र हों या घरेलू उपयोग में लिए जाने वस्त्र हों, उनकी साफ सफाई के लिए जो सबसे ज़्यादा और सबसे आसान जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो है धुलाई। तो धुलाई कला के बारे में अब हम विस्तृत जानकारी लेंगे। धुलाई क्या है या ये आसान तरीका जो है वो किन सिद्धांतों के ऊपर आधारित है, इसके बारे में हम आज यहाँ चर्चा करेंगे। धुलाई के सिद्धांत और धुलाई की विधियों के बारे में, राइट। तो जब हम धुलाई के सिद्धांत की बात करते हैं तो ये कह सकते हैं कि धुलाई क्रिया एक वैज्ञानिक कला है और अन्य कलाओं के समान ही इसके भी कुछ सिद्धांत होते हैं। इन सिद्धांतों का अनुसरण नियम पूर्वक करना और आवश्यकता अनुसार उनमें कुछ परिवर्तन करना धोने वाले की विवेक और बुद्धि पर निर्भर करता है। हालांकि धुलाई क्रिया में धैर्य और अभ्यास दोनों का ही बहुत महत्व है। अभ्यास से सभी सिद्धांतों के भीतर निहित गुण दोष स्वतः सामने आ जाते हैं और धुलाई करने वाला स्वयं समझ जाता है कि कौन सा सिद्धांत किस प्रकार और कब पालन करने योग्य है और यदि उसमें कोई दोष है तो उन्हें किस प्रकार दूर किया जाना संभव है। घरेलू प्रयोग में और परिवार के सदस्यों के परिधानों में कई तरह के वस्त्र प्रयोग में आते हैं, जैसे सूती, ऊनी, रेशमी, रेयॉन और कुछ सिंथेटिक वस्त्र या मिश्रण से बने वस्त्र भी इनमें सम्मिलित हैं। वस्त्रों की वहन संबंधी किस्में भी एक दूसरे से फर्क होती है। कोई सूक्ष्म रचना का होता है तो कोई मोटा होता है, कोई कोमल होता है तो कोई रुक्ष प्रकार का होता है, कोई मजबूत होता है, कोई निर्बल होता है, कोई महीन रचना का या झीनी रचना का होता है तो कोई थोड़ा फिलिंग लिए हुए होता है। और यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि सभी प्रकार के जो वस्त्र हैं उनको हम एक ही विधि से नहीं धो सकते। प्रत्येक वस्त्र के लिए धुलाई की जो विधि है उसमें कुछ न कुछ भिन्नता अवश्य होती है। अगर हम इनका पालन नहीं करें तो ये परिणाम स्वरूप हमको कई हानि या क्षति उठानी पड़ सकती है। क्षति यहाँ से अर्थ है कि कपड़ों की मजबूती में फर्क आ सकता है, कपड़ों की दिखावट में फर्क आ सकता है, कपड़ों के रख रखाव में फर्क आ सकता है, यानी उस कपड़े की क्वालिटी मेंटेन भी रह सकती है और गिर भी सकती है यदि हम इनका प्रयोग करें या न करें। धोबी के समान सभी वस्त्रों को भट्टी पर चढ़ा देना या पत्थर पर पटक पटक के धोना, या जिसको हम कहते हैं कि बैट से हम उसको पीट पीट के जो धोते हैं वस्त्रों को, तो ये जो विधियां हैं पुराने ज़माने में अपनाई तो गई थी, लेकिन इनमें कई दोष भी थे। जैसे कपड़ा जल्दी फट जाता था, अगर हम उसको भट्टी पे चढ़ा देते तो बदरंग हो जाता था, या उसका रंग किसी और वस्त्रों के ऊपर चढ़ सकता था। मैल तो निकल जाता था लेकिन वस्त्र को बहुत हानि पहुंचने की संभावना उनमें रहती थी। तो इसीलिए उनके अंदर थोड़ा सा सुधार करना आवश्यक था। और जैसा कि हम जानते हैं कि यदि हम अनुचित विधि का प्रयोग करते हैं वस्त्रों को धोने में तो उसके कोमल रेशों को क्षति पहुंच सकती है। ऐसा हो जाने के बाद कोई उपाय और उपचार हमारे हाथ में नहीं रह जाता। उचित विधि के प्रयोग से वस्त्र का सौंदर्य स्थायी और अक्षुण्ण रहता है और वह टिकाऊ भी होता है, जिससे कि वस्त्र की कार्यक्षमता बढ़ जाती है और इससे प्रयोगकर्ता को अधिक सेटिस्फैक्शन या अधिक संतुष्टि की अनुभूति होती है। अब कपड़ों को धोने की आवश्यकता क्यों होती है? तो वस्त्रों को जब हम प्रयोग में लेते हैं तो उन पर धूल कण, मिट्टी, बालू, चिकनाई, वातावरणीय अशुद्धियाँ, कुछ बैक्टीरिया, कीटाणु आदि उनके ऊपर लग सकता है। कभी कभी वस्त्र पर दाग धब्बे भी लग जाते हैं। परिधान वाले वस्त्र ज़्यादा जल्दी गंदे होते हैं क्योंकि उनका प्रत्यक्ष संपर्क हमारी त्वचा से होता है। अपेक्षाकृत जो हमारे हाउस होल्ड लिनन से, जो हमारे घरेलू प्रयोग में लाने वाले वस्त्र हैं, जैसे चादर, पर्दे हैं, ये वस्त्र इतने ज़्यादा जल्दी गंदे नहीं होते जितने कि हमारे पहनने वाले वस्त्र होते हैं। और उसका कारण सीधा सीधा है कि वो हमारे प्रत्यक्ष
त्वचा के संपर्क में रहता है और इस कारण कई बार शरीर से निकला हुआ पसीना और मैल भी वस्त्रों में निरंतर लगता रहता है, जिससे वस्त्र जल्दी ही मैला हो जाता है। इस पर भी यदि चिकनाई लग जाए तो मैल और गंदगी की एक तह उस पर जम जाती है और यदि इस चिकनाई युक्त गंदगी को जल्दी ही स्वच्छ नहीं किया जाए तो मैल की परत बढ़ती जाएगी और उस पर कई जीवाणु पैदा हो जाएंगे या विषाणु, फफूंदी या अन्य हानिकारक कीट उसमें पनपने लगेंगे, जो वस्त्र के रेशे को कमजोर बना सकते हैं। स्टार्च लगे वस्त्रों को तो कई बार कीड़े खा जाते हैं और उन पर कई बार फफूंद भी लग जाती है, जिससे वस्त्र में दुर्गंध आने लगती है। वे देखने में मैले, भद्दे, बेजान और अनाकर्षक लगने लगते हैं और पुनः प्रयोग के लायक नहीं रहते और अगर उन्हें जबरदस्ती उपयोग में लाया जाए तो कई बार वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अहितकर साबित हो सकते हैं। ऐसे दुर्गंधयुक्त वस्त्रों के प्रयोग से कई प्रकार की बीमारियां भी हो जाती हैं, जिनमें त्वचा संबंधी रोग जो हैं वो ज़्यादातर कपड़ों के सही इस्तेमाल नहीं करने के कारण ही होते हैं। गंदे कपड़ों से दुर्गंध आने लगती है और उन पर जीवाणु और अन्य जो सूक्ष्म जीव हैं वो क्रिया करने लगते हैं और कई बार वस्त्र को पूरी तरह से सड़ा देते हैं, जिससे उनके रेशे कमज़ोर हो जाते हैं। फलतः उनकी कार्यक्षमता घट जाती है और वस्त्र पर किया गया व्यय बिल्कुल व्यर्थ चला जाता है। अतः समय पर गंदे वस्त्रों की सफाई और धुलाई अत्यंत आवश्यक हो जाती है। स्वच्छ वस्त्रों को दोबारा हम प्रयोग कर सकते हैं और स्वच्छ वस्त्र में ही हम ताजगी, नवीनता और जीवंतता का अनुभव भी करते हैं। तो धुलाई का मुख्य उद्देश्य क्या हुआ? धुलाई का मुख्य उद्देश्य वस्त्र को लंबे समय तक जीवंत, ताज़ा, आकर्षक, नवीन और उपयोगी बनाना होता है। स्वच्छ वस्त्र सुंदर दिखाई देते हैं और ऐसे वस्त्र धारण करने से शरीर भी स्वस्थ रहता है और चुस्ती फुर्ती बनी रहती है। ठीक प्रकार से धुले हुए और क्रीज किए हुए वस्त्रों के प्रयोग से चित्त आनंदित रहता है और समाज में व्यक्ति की प्रतिष्ठा भी बढ़ जाती है। अतः हर दृष्टि से वस्त्रों की उचित प्रकार से धुलाई करना अनिवार्य है। इसके सिद्धांतों में, धुलाई के यदि हम सिद्धांतों की बात करें तो उसमें यही है कि हम वस्त्र के प्रकार को, उसके रेशे की संरचना को, उसके रख रखाव को, उसके प्रयोग में ली जाने वाली सावधानियों को ध्यान में रखते हुए ही हमें उनकी धुलाई की जानी चाहिए, बनिस्बत कि हम सभी वस्त्रों को एक ही प्रकार से या एक ही विधि से धो डालें। जैसे अपने एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं कि सूती वस्त्र जो होते हैं उनके ऊपर हम कई बार गर्म पानी का भी प्रयोग करते हैं, उनमें हम सोडे का भी प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन यह जो शोधक पदार्थ हैं या जो ये प्रक्रियाएं हम सिल्क या ऊन के साथ में नहीं अपना सकते। यदि आप सिल्क के साथ में अपनाएंगे तो सिल्क का रेशा कमज़ोर हो सकता है और वस्त्र फट सकता है, और यदि ऊनी वस्त्र हैं तो ऊनी वस्त्रों की भी मजबूती उसमें कमज़ोर हो जाती है और वो क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। तो जो वस्त्रों पर लगी हुई, अब जब गंदगी की जब हम बात करते हैं तो उसमें दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी अलग्न या सतही गंदगी, या जिसको हम कह सकते हैं धूल और गंदगी को वस्त्रों पे लगी हुई, और एक होती है संलग्न या जकड़ी हुई गंदगी। एक अलग्न और एक संलग्न, लूज डर्ट और फिक्स डर्ट। तो अलग्न या सतही गंदगी जो होती है वो वस्त्रों की ऊपरी सतह पर धूलकण, मिट्टी, राख, बालू, रेशे आदि के सट जाने के कारण होती है और गंदगी वस्त्र के भीतर रेशों तक नहीं पहुंच पाती, अतः इन्हें झटक करके हटाया जा सकता है और ब्रश से झाड़कर भी हम इस प्रकार की गंदगी को हटा सकते हैं। और इनकी सफाई धुलाई करना भी सरल होता है, क्योंकि वस्त्र को सिर्फ स्वच्छ पानी में भिगोकर और झटक कर यदि हम उसको बार बार रिंस कर लेते हैं तो उससे बहुत गंदगी का बहुत बड़ा भाग अपने आप साफ हो जाता है। तो ये कहलाती है लूज डर्ट या अलग्न या सतही गंदगी। दूसरी होती है आपकी संलग्न या जकड़ी हुई गंदगी, जिसको हम फिक्स्ड डर्ट कहते हैं। तो वो क्या होती है? जब वस्त्र पर धूलकण, मिट्टी, मैल, पसीना आदि के लगने के साथ साथ चिकनाई या ग्रीस भी लग जाती है और यदि इनकी सफाई समय पर नहीं हो पाती तो गंदगियों की एक मोटी तह इन पर जम जाती है, जिसे संलग्न गंदगी कहते हैं या फिक्स डर्ट कहते हैं। ये गंदगी वस्त्र को झाड़ने से दूर नहीं होती और ना ही यदि हम इसे पानी में अगर भिगो दें तो साफ होगी।
ये गंदगी क्योंकि रेशों के भीतर तक प्रवेश कर जाती है और बड़ी कठिनाई से छूटती है। और इस प्रकार की गंदगी को छुटाने के लिए हमें साबुन, शोधक पदार्थ या कभी-कभी अपमार्जक की भी सहायता लेनी पड़ सकती है। बहुत गंदी अवस्था में वस्त्रों के होने पर उन्हें भट्टी पर चढ़ाना पड़ता है, जहां उबलते हुए पानी में सोडा डालकर वस्त्रों को उसमें डाल दिया जाता है। हालांकि इस प्रकार से हम सिर्फ सूती या मोटे वस्त्रों को ही इस प्रक्रिया से हम धो सकते हैं। रेशम, रेयॉन और ऊनी वस्त्र गर्म पानी और सोडे के प्रभाव से गल सकते हैं। कभी-कभी चिकनाई युक्त गंदगी के साथ लगे दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए तीव्र रसायन या प्रतिकर्मकों का भी प्रयोग करना पड़ता है, किंतु इनका प्रयोग करना अनुचित है क्योंकि इससे वस्त्रों के रेशों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कई बार रंग उड़ जाते हैं और कभी-कभी तीव्र रसायनों के प्रभाव से रंग कच्चा हो जाता है, रंग निकलने लगता है और वस्त्रों की सुंदरता या आकर्षण समाप्त हो जाता है। अत्यधिक रगड़ने से वस्त्र वहां से फट जाते हैं या उनका धागा एकदम लूज हो जाता है और इससे उनकी लाइफ भी कम हो जाती है और वस्त्र फट जाते हैं। वस्त्रों को अत्यधिक गंदा होने से पूर्व ही इसलिए धो देना चाहिए, जिससे लंबे समय तक वस्त्रों की जो मूल सुंदरता है वो या आकर्षण है वो वहां पर बना रहे और वस्त्र देखने में भी ताजगीपूर्ण और नवीन लगे। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर धुलाई क्रिया की बात करते हैं, जब सिद्धांतों की बात करते हैं कि हमको धुलाई के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं कि इसको धुलाई क्रिया के लिए हमको दो प्रक्रियाओं को सम्मिलित इसमें करना होता है या इसमें दो प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण होती है। पहला धूल और गंदगी को वस्त्र से हटाना और दूसरा सिद्धांत है धुलाई के पश्चात वस्त्र को पुनः नवीन रूप देना जिससे कि वह स्वच्छ लगे। तो ये दो मुख्य इसके सिद्धांत हैं और दोनों सिद्धांतों के लिए हमें बहुत सारी प्रक्रियाओं से उनके रेशों के अनुसार गुजरना पड़ता है। अगर सूती वस्त्र है तो हमको अलग प्रक्रियाएं अपनानी होंगी, यदि रेशमी वस्त्र है तो अलग प्रक्रियाएं अपनानी होंगी। इसी प्रकार से यदि ऊनी वस्त्र है तो हमें अलग प्रक्रियाएं निभानी होंगी और साथ ही साथ यदि सिंथेटिक रेशा है तो भी हमें अलग प्रक्रिया इसमें क्या क्या है, यह मेथड ऑफ वॉशिंग क्या है। वस्त्र को सबसे पहले झाड़ने या ब्रश से साफ करने के पश्चात चिकने धब्बे उसमें छुड़ा लिए जाते हैं और धुलाई करते समय हल्का दबाव डाला जाता है जिससे कि गंदगी दूर हो जाए। वस्त्रों पर दबाव डालने के लिए ये जो दबाव हम डाल रहे हैं उसके लिए को 4 प्रकार से हम कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला जो स्टेप है इसमें वो है आपको रगड़ प्रक्रिया का उपयोग, दूसरा है हल्का दबाव डालकर, तीसरा है सक्शन का उपयोग करते हुए और चौथा है वॉशिंग मशीन के प्रयोग से। तो सबसे पहला जो है इसमें हम बात करेंगे रगड़ने की प्रक्रिया द्वारा यानी बाय फ्रिक्शन। तो इस विधि का उपयोग हम सूती और मोटे कपड़ों पर करते हैं। महीन और कोमल सूत से बने वस्त्रों को अधिक रगड़ने से उनको नुकसान पहुंच सकता है। घरेलू वस्त्रादि और सूती वस्त्रों पर इसका सही प्रभाव या उपयुक्त प्रभाव पड़ता है। इस विधि का उपयोग निम्नलिखित तरीकों से पूर्ण होता है, यानी रगड़ प्रक्रिया का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, किन किन प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहला है हाथ से रगड़ना, फ्रिक्शन बाय हैंड्स। तो इस विधि का उपयोग सूती और छोटे वस्त्रों पर उपयुक्त रहता है। इसमें सर्वप्रथम भीगे हुए वस्त्र को जल से बाहर निकाला जाता है। वस्त्र के एक भाग में साबुन लगाकर उसे हाथों से रगड़ा जाता है और इसके पश्चात साबुन को दूसरे भाग पर लगाया जाता है और इसी प्रकार से वस्त्र को पूरी तरह से साफ करने के बाद साफ जल में इसे धो लिया जाता है। यह विधि साबुन के घोल में वस्त्रों को भिगोकर भी हम कई बार करते हैं और भिगोने के बाद हम प्रत्येक भाग को रगड़कर साफ कर सकते हैं और उसके बाद उसको साफ पानी में रिंस करके उसको हम धो सकते हैं। तो ये है हाथ से रगड़ने की प्रक्रिया। रगड़ने की प्रक्रिया का दूसरा जो तरीका है वो है प्लास्टिक के कपड़े धोने के ब्रश से। जैसा कि आपने देखा है बाजार में बहुत प्रकार के ब्रश मिलते हैं, लोहे के भी होते हैं और
प्लास्टिक के भी होते हैं, लेकिन प्लास्टिक के अंदर भी बहुत से प्रकार के आपको ब्रश आपको बाजार में उपलब्ध होंगे। तो इसमें थोड़े से हार्ड ब्रश का हम प्रयोग करते हैं धुलाई क्रिया के लिए। इसके लिए जो प्लास्टिक के कपड़े धोने के ब्रश से जब हम धुलाई करते हैं तो सबसे पहले गर्म पानी, अच्छा साबुन और प्लास्टिक ब्रश की हमको इसमें आवश्यकता रहती है। वस्त्र को साफ जल में से निकालकर गर्म पानी में अच्छी तरह से भिगोया जाता है और वस्त्र को फैलाकर फिर गर्म पानी में अच्छी तरह से भिगोते हैं। उसको बार बार दबा करके आप उसको भिगोना आपको होता है। इसके बाद में वस्त्र को फैलाकर प्रत्येक भाग पर साबुन लगाया जाता है और फिर ब्रश की सहायता से रगड़कर साफ किया जाता है। और आपने देखा होगा स्पेशली जो जेंट्स के कपड़े होते हैं जिसमें कॉलर है, आपके कफ हैं, पैंट की मोहरी है, सलवार की मोहरी है, जो कि सीधे सीधे मिट्टी के संपर्क में आते हैं और जहाँ पर गंदगी ज़्यादा लगने या जमने की संभावना होती है और जो साधारण धुलाई से जो साफ नहीं किए जा सकते, उनके लिए हम इन ब्रश का प्रयोग करते हैं। बहुत गंदे जो वस्त्र होते हैं उनके शर्ट के कॉलर्स के लिए उसको हम इस प्रक्रिया से साफ करते हैं, राइट। तो ये दूसरा तरीका है कपड़े धोने के ब्रश से। फिर तीसरा है रगड़ने का बोर्ड काम में लाकर, जिसको हम बोलते हैं स्क्रबिंग बोर्ड। तो बाय द यूज ऑफ स्क्रबिंग बोर्ड, इस विधि में गर्म पानी, एक टब, साबुन और इस स्क्रबिंग बोर्ड की आवश्यकता होती है। धुलाई कार्य खड़े होकर किसी सिंक या वॉश बेसिन पर भी किया जा सकता है। रगड़ने के बोर्ड को कमर पर लगाकर वस्त्र को सरलता से धोया जा सकता है। सर्वप्रथम गंदे वस्त्र को गर्म पानी में भिगो देते हैं और वस्त्र को बोर्ड पर फैलाकर अच्छी तरह से साबुन लगा देते हैं। अब वस्त्र के एक भाग को लेकर दूसरे भाग पर रगड़ते हैं और इस प्रकार की प्रक्रिया बार बार करके हम गर्म साफ पानी में से कपड़े को धो करके सुखा लिया जाता है। तो ये 3 तरीके हैं जिसमें हम रगड़ने की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। दूसरा है हल्का दबाव डालकर, यानी एप्लीकेशन ऑफ लाइट प्रेशर। तो महीन और कोमल बनावट के वस्त्रों के लिए यह विधि उपयुक्त मानी जाती है। इसमें हम क्या करते हैं, यह विधि रंगीन वस्त्रों के लिए ज्यादा उपयुक्त रहती है। रंगीन सूती वस्त्र, सिल्क, ऊनी और महीन लेस आदि के लिए यह विधि उत्तम मानी गई है। हाथ दबाकर निचोड़ने की प्रक्रिया द्वारा धुलाई संपन्न की जाती है और वस्त्र के नाजुक तंतुओं पर इसका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता और इसके लिए अधिक दबाव भी नहीं दिया जाता है। हल्का दबाव होने से वस्त्र की बनावट, बुनाई और रंग प्रभावित नहीं होते और इस विधि में हमें अन्य उपकरणों की आवश्यकता नहीं रहती है और इसीलिए यह कार्य शीघ्रता से हो जाता है। अर्थात वस्त्र को आप हल्के गर्म पानी में भिगोइए साबुन के साथ में, जो भी जिस प्रकार का साबुन आपको उस धुलाई के लिए आवश्यक है, उचित है, उसको आप उसमें भिगोइए, बाहर निकाल और पानी के अंदर रहते रहते, साबुन और पानी के घोल के अंदर रहते रहते ही आप उसको दबाव के माध्यम से, हथेलियों से आप उसमें दबाव दीजिए, फिर उसको छोड़ दीजिए, फिर दबाव दीजिए, फिर छोड़ दीजिए। तो उसके अंदर जितनी भी अटकी हुई गंदगी होगी वो वहाँ से निकल जाएगी और इस प्रकार, और उसके बाद में हम उसको साफ पानी में रिंस करके वस्त्र की धुलाई प्रक्रिया संपन्न कर सकते हैं, राइट। तीसरा जो मैंने इसमें मेथड बताया था वो था आपका सक्शन का प्रयोग करते हुए, बाय सक्शन मेथड। तो यह विधि छोटे और बड़े दोनों प्रकार के वस्त्रों के लिए उपयुक्त रहती है। ज्यादातर भारी वस्त्र ही सक्शन वॉशर बिना जंग लगे हुए धातु का, जो कि बिना जंग लगे धातु का बना होता है, उसको वस्त्र को सबसे पहले गर्म पानी में भिगो देते हैं। फिर बोर्ड पर वस्त्र फैलाकर साबुन लगा दिया जाता है और वस्त्र को रगड़कर धोया जाता है। बोर्ड के उपयोग से थकान नहीं होती और वस्त्र शीघ्रता से साफ हो जाते हैं। सक्शन वॉशर में एक के अंदर एक 2 कटोरे होते हैं, प्लास्टिक ऐसे बाउल टाइप का शेप होता है उसका, जिससे निचले कप में छिद्र होते हैं, जिसे दबाने से वो ऊपर नीचे होता रहता है। जब वॉशर को दबाया जाता है तब उसकी वायु निकल जाती है। साबुन के पानी में डूबा होने के कारण सक्शन वॉशर में जल भीतर चला जाता है, पुनः दबाने से यह जल बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से साबुन का पानी भीतर और बाहर तथा वस्त्रों पर साबुन की प्रतिक्रिया करते हैं और इस प्रकार से वस्त्र साफ हो जाता है। साफ पानी में से वस्त्र को धो करके निकाल कर सुखा दिया जाता है। इस विधि से बड़े और भारी वस्त्र भी सरलता से धुल जाते हैं।
सक्शन वॉशर का उपयोग किसी भी प्रकार के वस्त्रों पर हम काम में ले सकते हैं और रंगीन वस्त्रों को भी इस विधि से धोया जा सकता है। सक्शन विधि जनरली जो आपके कंबल हैं या ओढ़ने के जो दोहड़ जिसको हम कहते हैं, जो मोटे वस्त्र होते हैं या मोटी चादरें हैं जिनमें मिट्टी है वगैरह होती है, तो उसके लिए हम इन सक्शन वॉशर का प्रयोग करते हैं। यदि आप इनके ऊपर सक्शन वॉशर का प्रयोग करते हैं, जैसे ही हम उसमें सक्शन करते हैं तो उसके भीतर की धूल को, गंदगी को सक कर लेता है। वहाँ वैक्यूम क्रिएट होता है क्योंकि पानी तो दबाने से निकल जाता है, और जैसे ही आप उसको लूज छोड़ते हैं तो वो उसमें से सक करता है सारी मिट्टी को या सारी गंदगी को, और वो मिट्टी पानी के साथ में बाहर आ जाती है। तो ये एक बहुत अच्छी विधि है जिसके माध्यम से आसानी से हम बहुत गंदे वस्त्रों को इसमें धो सकते हैं, और भारी वस्त्र जिनको हाथों से धोना संभव नहीं है उनके लिए यह विधि बहुत उपयोगी रहती है। लास्ट विधि इसमें जो है आपकी वो है वॉशिंग मशीन द्वारा। तो वॉशिंग मशीन काम में लेने से पूर्व उसकी विवरणिका पढ़ लेनी चाहिए। उसके साथ में जो बुकलेट आती है उसको हमको पढ़ लेना चाहिए। वॉशिंग मशीन काम में लेने के लिए हमें कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि वॉशिंग मशीन कई प्रकार की होती है। सबसे पहले जो वॉशिंग मशीन थी वो सिंगल टब आया करती थी। सिंगल टब में एक वॉशर लगा रहता था जिसमें कपड़े घूमते थे, और जितना हम उसमें अपोजिट रोटेशन के साथ में उसके अंदर फ्रिक्शन क्रिएट होता था, घर्षण क्रिएट होता था, और उस घर्षण से उनमें दबी हुई मिट्टी या उसमें लगी हुई मिट्टी बाहर निकल आती थी, और फिर हम उसको अलग से निकाल करके हमको उसको धोना पड़ता था। तो ये सबसे पहले जो वॉशिंग मशीन्स आई थी उसमें इस प्रकार से होता था। उसके बाद में सेमी ऑटोमेटिक जिसे हम कहते हैं, तो जिसमें दो टब्स लगे रहते हैं, एक में धुलाई का कार्य होता है और एक में रिंजिंग का कार्य होता है। तो रिंजिंग यानी जिसमें हम पानी के अंदर उसको निकाल करके और उसको ड्राई भी कर सकते हैं। ड्रायर भी होता है, रिंस कम ड्रायर। तो जब आप एक बार साबुन के पानी में वस्त्र है उसमें घूम करके उसकी सारी मिट्टी को निकालने के बाद में हम उसको दूसरे टब में डाल देते हैं, वहाँ पर हम उसको साफ पानी भरते हैं जिसमें उसका रिंजिंग होती है, और फिर उसके बाद में उसको हम ड्राई कर लेते हैं। उसी के अंदर ड्रायर भी लगा रहता है, तो नेक्स्ट स्टेप जो ड्राइंग का है उसमें हम ड्राई कर सकते हैं। आजकल अब ऑटोमेटिक मशीन्स आने लगी हैं। ऑटोमेटिक मशीन के अंदर हमको सिंगल टब रहता है और उसके अंदर सारी प्रक्रियाएं एक के बाद एक उसके अंदर होती चली जाती हैं। कि पहले वो आपके कपड़ों का वजन लेगा, फिर आप उसको साबुन के अनुसार वो पानी लेगा, पानी लेने के बाद में उसी में उसकी चर्निंग होएगी, चर्निंग के साथ साथ फिर आप उसको में से उसकी 2 बार रिंजिंग हो जाएगी, रिंजिंग के बाद उसकी ड्राइंग हो जाएगी। तो ड्राई करने के बाद में हम उस वस्त्र को बाहर निकालते हैं और उसको आपको सिर्फ सुखाना होता है, जो कुछ ही क्षणों में, कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में वस्त्र सूख जाते हैं मौसम के अनुसार। जो ऑटोमेटिक मशीन है वो भी आजकल आपने देखा होगा कि 2 प्रकार की आती हैं। एक आपकी होती है फ्रंट लोडिंग, एक होती है टॉप लोडिंग। और जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जो टॉप लोडिंग है वो ऊपर से खुलने वाली होती है, फ्रंट लोडिंग वो है आपकी सामने की तरफ से खुलने वाली होती है। दोनों का जो प्रोसीजर है वो अलग अलग होता है। कपड़े डालने का, साबुन डालने का, उनमें दोनों में मेथड अलग है। और ये सारी जो जानकारी है वो आपकी वॉशिंग मशीन के साथ में आई हुई बुकलेट में लिखी हुई रहती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप जब भी जो भी मशीन ले रहे हैं काम में, उसकी बुकलेट को आप अच्छी तरह से पढ़ लें ताकि आप उसका संचालन सही प्रकार से कर सकें। तो जिन बिंदुओं का हमको ध्यान रखना है वॉशिंग मशीन का प्रयोग करते समय, तो उसमें मशीन में सबसे पहले हल्का गर्म पानी भर दें और उसमें साबुन मिला दें। साबुन आपका पाउडर वाला भी हो सकता है और वो आपका लिक्विड सोप भी हो सकता है। बट्टी का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाता। फिर मशीन को चलाकर उसमें झाग उत्पन्न कर देने चाहिए। यदि आप साबुन मिला हुआ पानी उसमें रखेंगे और मशीन को कुछ क्षणों के लिए आप चला देते हैं, और ये कार्य आप ये जान लीजिए सिर्फ सेमी ऑटोमेटिक मशीन के अंदर पॉसिबल है। ऑटोमेटिक मशीन के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ कपड़े साबुन डाल करके आपको छोड़ देना है। तो ये सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की बात बता रही हूँ, जिसमें आप साबुन मिलाने के बाद मशीन को चलाकर झाग उत्पन्न कर लें, और अधिक गंदे वस्त्रों को थोड़ा साबुन लगाकर पहले से रगड़ देना चाहिए। जैसे कॉलर है, शर्ट की कफ है, सलवार की मोहरी है, जहाँ पर भी गंदगी ज़्यादा हो उसको हमको पहले ही रगड़ कर साफ कर लेना चाहिए। वस्त्रों को छांट लेना चाहिए। जैसे रंगीन वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र और नाजुक वस्त्रों को अलग कर देना चाहिए। सफ़ेद और लिनन के लिए 120 से 140 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म पानी का उपयोग करना चाहिए। और रेयॉन, नायलॉन, सूती और सिल्क के वस्त्रों के लिए सदैव ठंडे पानी का प्रयोग करें। जैसा कि अपन ने पहले भी बात करी है, यदि आप गर्म पानी का उपयोग रेशमी या ऊनी वस्त्रों के लिए करेंगे तो आपके वस्त्र कमज़ोर पड़ सकते हैं।
इसके बाद में आप मशीन को चलाकर एक एक वस्त्र को डालते जाना है, जिससे वस्त्रों को गंदगी और साबुन में प्रतिक्रिया प्रारंभ हो सके। एक साधारण वॉशिंग मशीन जो होती है वो 6 से 7 पाउंड का वजन लेती है। 6 से 7 पाउंड का मतलब है 1 पाउंड इज इक्वल टू 400 ग्राम्स। तो 6 अगर पाउंड है तो 6 4 जा 24, 2.5 किलो के आसपास यदि कपड़े हैं तो उसका वो आराम से वजन ले लेगी। तो मशीन को आवश्यकता से अधिक भरना नहीं चाहिए। धुलाई करते समय एक चादर एक समय में धोनी चाहिए, जिससे वह छोटे कपड़ों के साथ अधिक भार नहीं बनाए। इसके अलावा नाजुक कपड़े धोते समय या मिश्रित वस्त्र धोते समय सावधानी बरतनी चाहिए। शर्ट के कॉलर और कफ क्योंकि अधिक गंदे होते हैं, उन्हें अलग से रगड़कर साफ कर लेना चाहिए। कई मशीनों में स्पिनर या ड्रायर आता है, जिससे द्रुत गति से टब घूमता है और पानी छिद्रों में से निकलकर बाहर आ जाता है और वस्त्र मशीन में ही सूख जाता है। यहाँ पर आपको, जब हम सेमी ऑटोमेटिक मशीन की बात कर रहे हैं और जब हमको उसका प्रयोग करना है, तो उसकी सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम एक ही बार जो साबुन का घोल बनाते हैं उसमें हम बहुत सारे वस्त्रों को धो सकते हैं। जैसे उसमें सबसे पहले आप उसमें वाइट वस्त्रों को, श्वेत वस्त्रों को या हल्के रंग के वस्त्रों को धो लीजिए। उसके बाद में आप उसको निकाल करके अपने ड्रायर में डाल लीजिए या रिंस कर लीजिए। फिर आप उससे गहरे वस्त्रों को उसमें डाल दीजिए। फिर आपके रंग छोड़ने वाले वस्त्र कोई हैं तो आप उसमें गोल में तीसरे स्टेप में उनको डाल दीजिए। और उसके बाद में आपके घर के कोई पोचे हैं, मोजे हैं या कुछ बहुत जो गंदे वस्त्र होते हैं जिनको हम अन्य कपड़ों के साथ धोना उचित नहीं समझते, उनको भी डाल करके हम उसी साबुन के घोल का प्रयोग हम कर सकते हैं। और रिंजिंग भी आपको इसी प्रकार से सबकी अलग अलग करनी है। सबको अलग अलग करके एक के बाद एक हल्के से गहरे की तरफ जाते हुए वस्त्रों की धुलाई करनी चाहिए, जिससे कि रंग एक दूसरे पर ना चढ़े और आपके पानी का भी अपव्यय ना हो। तो ये धुलाई की कुछ मेथड है जिनसे हम वस्त्रों को धो सकते हैं। इसके बाद आती है वस्त्रों की धुलाई के पश्चात उनका नवीनीकरण यानी ट्रीटमेंट। अपनी अगली कक्षा में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।